हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द टीम ऑफ इंडियन एजुकेटर इलाहाबाद एंड ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, जिससे कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ये वीडियो काफ़ी बेनिफिट पहुंचा सके। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो अगर आप क्लास 10th में हैं, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होना है, तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, अहमियत रखता है। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके पर्पज़ से भी इस वीडियो में आपको चीज़ें बहुत हेल्पफुल मिलेंगी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स तक में पूछी जाती हैं। रिएक्टिविटी सीरीज से लेकर के क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए आते हैं, या ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के पूरे बुक से रिलेटेड, तो वो चीज़ आपको अलग फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये एक कंबाइंड वीडियो होगा एनसीईआरटी क्लास 10th के बेस का। और अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं या कंपटीशन बीट कर रहे हैं, कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ, और कुछ प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स की, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बाकी थी। हमारा जो शुरू करना है आज का पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो है तीसरा पॉइंट। और तीसरे पॉइंट में है यहाँ पर दिया हुआ है बैलेंसिंग विद डाइल्यूट एसिड, यानी सॉरी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड सॉरी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड मतलब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। यदि हम किसी मेटल को, किसी धातु को तनु अम्ल के साथ मिला देते हैं, किसी भी मेटल को किसी डाइल्यूट एसिड के साथ मिला देते हैं, तो याद रखिएगा हमें एक, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, हमें रिजल्ट के तौर पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। समझ में आ रही बात? तो ये हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है कब, जब हम मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं, रिएक्ट करा देते हैं। क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलती है पहले नंबर पर, और दूसरा जो मेन कंटेंट होता है वो हमारा होता है सॉल्ट। अंडरस्टैंड? मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पहाड़ ढकेलने वाली बात तो थी ही नहीं। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के तौर पर रिएक्शंस दिए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। ये चार एग्जांपल दिए गए हैं। और यहाँ जो HCl यूज़ किया गया है, ये HCl डाइल्यूट एसिड है, यानी तनु अम्ल है। वैसे HCl तो अम्ल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन है, H लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, हाँ, ये एक एसिड है। लेकिन ये कैसा एसिड है, डाइल्यूट या कंसेंट्रेटेड? तो ये डाइल्यूट एसिड है। अब जब Cl की रिएक्शन इन सब के साथ हुई एक एक करके, तो सबसे पहले इसने FeCl2, फिर MgCl2, फिर ZnCl2 या ZnCl2, और उसके बाद AlCl3 ये बनाया हुआ है। ठीक, और एक कॉमन प्रोडक्ट जो है सब में, वो है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में है। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें लास्ट रिएक्शन, तो लास्ट रिएक्शन में हमारे एक चीज़ हमको कॉमन नहीं मिलती भाई। बाकी सारी रिएक्शंस में यहाँ पर कुछ गिनतियाँ जो लिखी हैं, बाकी रिएक्शंस में वो गिनतियाँ ज़्यादातर मिसिंग है। इसको अगर छोड़ दिया जाए एसिड को, तो बाकी जगहों पर रिएक्शन में कोई गिनती नहीं है। तो रीज़न ये है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में जो है, वो इस रिएक्शन को बैलेंस किया गया है, जिसका कारण ये है कि यहाँ पर भी दो लगाना पड़ा और यहाँ पर भी तीन लगाना पड़ा। बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएगा कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। प्रीवियस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर आता है तो आप बैलेंसिंग के मैटर को क्लोज करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं हमारे साथ। एक बात यहाँ जो छोटी सी और ध्यान देने वाली है डाइल्यूट एसिड्स के कॉन्सेप्ट में, वो ये कि तीन मेटल ऐसे होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। पहला कॉपर, दूसरा मरकरी, तीसरा सिल्वर। ठीक है, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। ठीक है, CuAg और Hg, ये तीन जो हैं, कॉपर, सिल्वर और ये जो Hg है, मरकरी है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? अब एक और बात,
अच्छा, यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ये नेक्स्ट पॉइंट उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन को देने की चेष्टा रखते हैं, मन बनाते, विचार बनाते हैं, क्योंकि 10th लेवल पर थोड़ा सा लाइट हो जाता है, यानी उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता एग्ज़ाम के नज़रिए से मेरे हिसाब से। फिलहाल आप पढ़िए इसको, देखिए इसमें क्या दिया हुआ। इसमें दिया हुआ साफ तौर पर, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड is oxidized to water when metals react with nitric acid, but magnesium and manganese react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas. Understand? Okay, now it's time to talk about the next term, which is the fourth term here, या चौथा रासायनिक गुण है उनका, जो है ये जो सामने दिए हुए हैं भाई साहब, क्या नाम है इनका? मेटल। ठीक है, तो मेटल की चौथी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स, यानी हम मेटल कोई एक लेंगे और उसका दूसरे मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे, तब क्या होगा? तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक मेटल को लेंगे और दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि इनकी टोपी एक इधर चली आती, यहाँ जो होता है वो बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। ठीक, अब मेटल ए ने इस पर अटैक कर दिया। ठीक, अब जब इस मेटल ए ने बी वाले सॉल्यूशन पर अटैक किया, तब प्रोडक्ट में क्या बना? सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। मेटल बी जो है वो पहले सॉल्ट में था, लेकिन अब सेपरेट हो गया है, अलग हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है, विभाजित हो गया है, विघटित हो गया है, किनारे हो गया है, अलग कर दिया गया है। समझ में आ रही बात? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे की बात करते हैं, इसमें छोटी चीजें दी गई हैं, देखते हैं वो क्या है। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। Reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution. This forms the basis of reactivity series of metal. अब यहाँ पर बात यह है कि जो आपने अभी देखा, क्या देखा कि मेटल ए ने मेटल बी को जो है क्या कर दिया? मेटल ए ने मेटल बी को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का मुद्दा है, ये कैसे पॉसिबल है या इसका बेस क्या होता है? तो इसका बेस होता है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि सारे मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक, अब यहां एक और चीज देखनी है कि रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, यानी जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा? खिसका देगा, शिफ्ट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, अलग बाहर कर देगा और खुद जा करके ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे की बात करते हैं। यहां देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कुछ बात दी है अगर, तो वो बात क्या है? ठीक, सबसे पहली लाइन में दिया हुआ है साफ तौर पर कि रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। एक बार फिर से समझिए, रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। यानी हम अगर सबसे पहले एलिमेंट को देखें जो कि है पोटेशियम, फिर है सोडियम, कैल्शियम, तो यहां में मिलता है कि ऊपर जितना हम आगे से नीचे से ऊपर की तरफ हम जितना जाएंगे, हमें वहां मोस्ट रिएक्टिव सीरीज मिलेगी, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मिलेगा। यानी हम जितना नीचे से ऊपर जाएंगे उतना हाईली रिएक्टिव एलिमेंट मिलेगा, और जितना ऊपर से नीचे आएंगे उतना ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट मिलेगा। समझ में आ रही बात? जितना हम ऊपर से नीचे आएंगे उतना ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट मिलेगा, जितना नीचे से ऊपर जाएंगे उतना ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट मिलेगा। अंडरस्टैंड? चलिए अब आगे की बात करते हैं यहां पर। अच्छा, एक बात यहां जो है वो ये कि हम अगर देखें तो पोटेशियम और सोडियम, तो किसी रिएक्शन में अगर पोटेशियम बाहर है और वो NaCl के साथ आ गया मान लिया, है ना, तो जब ये रिएक्शन होगी ना,
पोटेशियम, इट माइट बी पॉसिबल कि पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर दें। समझ में आ रही बात? ये मैंने केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ऐसा होता है या नहीं होता मैं ये नहीं कह रहा अभी आपको, क्योंकि यहाँ पर वो बातें आ ही नहीं रही हैं। ठीक, जब वो आएंगी तो हम उसको भी देख लेंगे एक दिन। आइए ज़रा अब आगे की बात करते हैं। एक और छोटी सी बात, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को और समझ लेते हैं कि अगर कैल्शियम है, ठीक, और दूसरा हमारा लेड है, तो लेड लेस रिएक्टिव है और कैल्शियम मोस्ट रिएक्टिव है। अंडरस्टैंड? ये कम अभिक्रियाशीलता है इसकी और यहाँ सक्रियता अधिक है। ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज को हिंदी में हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ऊपर से जितना नीचे जाएंगे तत्वों की सक्रियता घटती चली जाएगी और जितना नीचे से ऊपर जाएंगे सक्रियता बढ़ती चली जाएगी। अंडरस्टैंड? आगे की बात करते हैं। यहाँ पर आपको अगर एक स्नैपशॉट लेना है तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। यू आर फ्री टू टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस दिस एक्टिव सीरीज ऑफ मेटल। एक छोटी सी बात यहाँ दी गई है और वो क्या है, आइए जरा देखते हैं। अ मेटल कैन डिस्प्लेस ऑल मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स विच आर बिलो और आफ्टर इट इन दिस सीरीज। समझ में आ रही है बातें? तो इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ये एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सामने आपको लिखी हुई मिलती है। एक्चुअली एक नहीं, ये दो हैं और इन दोनों को आपको देखना है, समझना है। आयरन कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन है उससे कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आयरन कॉपर से ऊपर है। आयरन को हम देखें तो आयरन हमें यहाँ मिल रहा है। कॉपर को अगर हम आपको दिखाएं तो ये यहाँ पर कॉपर आपको दिख रहा है। तो आयरन ऊपर है ना, तो आयरन अगर ऊपर है तो इस आयरन ने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया, बाहर निकाल दिया और खुद आकर के ऐड हो गया। यानी कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। समझ में आ रही बात? उसी तरीके से जिंक और कॉपर। अब जिंक और कॉपर का मुद्दा जो है वो क्या है, देखो आयरन से ऊपर जिंक है और आयरन से ऊपर क्या है, जिंक है हमारा। ठीक है, आयरन से ऊपर क्या है, देखो भाई साहब आयरन से ऊपर क्या है, आयरन है, ये है जिंक। ठीक, तो अब जिंक ऊपर है, कॉपर तो नीचे है ना जिंक से। अब जिंक से नीचे है इसलिए कॉपर को जिंक ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, बाहर कर दिया, घर से निकाल दिया। ठीक है, अब जरा कुछ बातें कर लेते हैं आप। रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले पॉइंट में आपको साफ तौर पर दिया गया है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन completely filled valence cell. Second point is atom of metals can lose electrons from valence cell to form cations. ठीक, कैटायंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये सबको पता है, पिछली ही क्लास में आपने जान लिया होगा। अच्छा, एनायन निगेटिव होते हैं और कैटायन पॉजिटिव होते हैं। एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स गेन्स इलेक्ट्रॉन या गेन इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल फ्रॉम एनायंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर and are held by strong electrostatic forces of attraction forming ionic compounds. समझ में आ रही है बातें? अच्छा, तो ये बातें बहुत नई नहीं है, ये बातें सिर्फ इतनी हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है और उसके बाद एक अट्रैक्शन पावर से कोई कंपाउंड जुड़ जाता है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड जुड़ जाता है। ठीक, हालांकि ये बातें आपको क्लास 9th में बताई गई होंगी। अब देखते हैं, जैसे MgCl2 यहाँ पर लिया गया है एग्जाम्पल में। ठीक, तो MgCl2 एक कंपाउंड ये कैसे बना होगा, तो Mg लिया, Mg क्या है, मेटल है, तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो गिव अप द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया तो 2 पॉजिटिव, यानी 2 की कमी हो गई। अच्छा, तो अब जब 2 की कमी हो गई तो यहाँ पॉजिटिव। अब वो जो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने निकाले हैं ना, वो कौन ले लेगा, क्लोरीन। और जब क्लोरीन ने इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को
एक्सेप्ट कर लिया तो क्लोरीन नेगेटिव आयन हो गया। लेकिन यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और क्लोरीन के पास तो 2 था नहीं, तो Cl2 लग गया यहाँ पर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्लोरीन के पास कितना चार्ज हो गया, डबल। अब डबल लगेगा तो 2 क्लोरीन होगा, क्योंकि क्लोरीन एक बार में केवल एक एलिमेंट एक्सेप्ट करता है। समझ में आ रही बात? एक बार फिर से हम बात करेंगे कि क्लोरीन एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो एक बार में केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए 2 क्लोरीन यहाँ पर लगाया गया है, नीचे Cl2 लिखा हुआ है। ठीक, ये 2 क्लोरीन है और 2 क्लोरीन एक एक अलग अलग एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। और जब ये बैलेंस हो गए, भाई यहाँ 2 की कमी और यहाँ 2 ज़्यादा, तो जब ऐसा कुछ हुआ तो भाई साहब मैग्नीशियम आयन ऊपर हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम आयन, और नीचे क्या बन गया, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन और मैग्नीशियम आयन अब किस तरीके से हुए यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक, यहाँ पर आपको कुछ मिल रहा होगा। तो Mg2 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले क्लोरीन में और एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले क्लोरीन में गया, और क्लोरीन के पास आउटर सरफेस में कितने थे, 2 2 4 2 6 और 1 7। क्लोरीन का 17 होता है ना। ठीक, क्लोरीन का कितना होता है, 17। 17 इसका होता है ना परमाणु क्रमांक जो भी है। अब 17 के लिए हम क्या करते हैं, 2 8 7 करते हैं। ठीक, अब लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 1 होना चाहिए 8 पूरा करने के लिए। तो इसी वजह से एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, यानी क्लोरीन एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1। तो हमारे पास तो 2 थे, इसलिए एक क्लोरीन यहाँ आया और एक क्लोरीन यहाँ। 2 क्लोरीन ने मिल करके एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए और शेयरिंग कर ली, और शेयरिंग करने के बाद एक कंपाउंड फॉर्म कर लिया जिसे हम क्या कहते हैं, MgCl2। क्या कहते हैं, MgCl2। समझ में आ रही बात, जिसे हम मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। अच्छा, अब ज़रा आगे की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी आयनिक ये कंपाउंड्स की जो भी गुण होते हैं वो क्या होते हैं। दे आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्राइटल, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, more energy is required to break the strong inter-ionic attraction, generally soluble in water and insoluble in kerosene and petrol। अंडरस्टैंड, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही ईजी वर्ड्स में है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ना पता हो मीनिंग तो आप सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मीनिंग बहुत ईजी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, गलनांक हो गया, और इसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को। आप देखिएगा, आपको पता होगा बॉयल क्या होता है। हाँ देखिए, वेरी गुड, आप देख सकते हैं। और मान लिया ये जैसे वाटर तो सभी जानते हैं, सॉल्युबल का मतलब होता है घुलना, और किसमें घुलनशील हो रहा है सामान्य तौर पर, और किसमें घुलनशील नहीं हो रहा है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनसॉल्युबल का मतलब अघुलनशील, अविलेय, तो किसमें विलेय है यह भी आप देख रहे हैं, और किसमें विलेय नहीं है यह भी आप देख रहे हैं। अगर मान लिया फिर भी कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं हमसे ये वीडियो में कमेंट करके नीचे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ कमेंट करिएगा। अगर मान लिया ये वीडियो आप हमारे ऐप के थ्रू देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो अभी आप पूछ सकते हैं। और मान लिया जैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं ओके, तो उनके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब बात करते हैं ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स की। तो ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स में सबसे पहला पॉइंट आता है मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं, इसकी अगर बात की जाए तो बेसिकली यहाँ जो दिया है पहले उसको देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स अक्यूरिंग नेचुरली आर मिनरल्स। ठीक, एलिमेंट ऑफ कंपाउंड मतलब जिस एलिमेंट कंपाउंड में पाए जाते हैं सामान्य तौर पर प्रकृति में, वो क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं। ठीक, शायद खनिज कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा मिनरल को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, है ना। आप देखिएगा और मुझे फिर जो है मुझे बता दीजिएगा अगर आपको याद आ जाए। अच्छा, ओर्स की अगर बात करें तो ओर्स क्या होते हैं, तो ओर्स के बारे में दिया गया है मिनरल्स फॉर्म विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर। यानी कि मिनरल
से अलग करके जो मेटल निकाला जाता है, तो जिस मिनरल से निकाला गया ना, वो मिनरल ही क्या है? ओर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर, है ना, कार्बोनेट वगैरह से कार्बोनेट आयन वगैरह मिलते हैं, या जो है कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम मिल जाता है ना। तो इस तरीके से हमें जो है अलग अलग मेटल से अलग अलग मेटल अलग अलग ओर्स से मिलते हैं। ठीक, आगे की बात करते हैं। अब यह कुछ चीज़ें और 3 पॉइंट्स में दी गई हैं। पहला पॉइंट है मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज एज लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर generally occur in free state, but copper and silver also occur in sulfide and oxide ores। समझ में आ रही बात? गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये जो है कॉपर यहाँ पर दिया गया है। कॉपर समटाइम्स इट इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट, ये सामान्यतः खुली अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जो कॉपर और सिल्वर है ना, ये कॉपर और सिल्वर सल्फाइड ओर और ऑक्साइड ओर में भी पाए जाते हैं, यानी इनके सल्फाइड से भी अलग किए जाते हैं, इनके ऑक्साइड कंपाउंड से भी अलग किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सेकेंड नंबर का, उसमें दिया है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी वो जो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज थी या एक्टिव सीरीज थी, है ना, वो आपने देखी होगी, ये देखिए, है ना। तो इसमें मीडियम में कौन आता है, ये देखिए ना, ऐसे कुछ यहाँ वाले जो एलिमेंट्स हैं ये मीडियम में आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये मीडियम वाले जो एलिमेंट्स हैं उसमें से स्पेशली ZnFe और Pb, यानी जिंक, आयरन और ये लेड, ठीक है, ऑक्योर मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड और कार्बोनेट्स। अब ये जो बीच वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट स्पेशली, जो नाम आपको कुछ दिए गए हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपनी, ये एलिमेंट्स ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में ही मिलते हैं। हमें प्रकृति में जो है ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलते हैं, या कार्बोनेट के फॉर्म में मिल जाते हैं, और वहाँ से इनको अलग किया जाता है। यानी इनका जो ओर होता है वो ऑक्साइड ओर या सल्फाइड ओर या जो है कार्बोनेट ओर से मिलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज है, जो ऊपर सबसे टॉप पर हैं, वो कहाँ मिलते हैं? तो दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दस फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। वो कभी भी पूरी तरीके से फ्री में नहीं मिलते, है ना। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो फ्री नहीं मिलते, वो किस में मिलते हैं? कंबाइंड स्टेट में। कहीं किसी सॉल्ट में मिल जाएगी, जैसे सॉल्ट का नाम लिया तो मुझे याद आ गया, घर में हम लोग नमक यूज़ करते हैं, नॉर्मल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। अब NaCl से हमें क्या मिल गया? Na मिला है ना, ये भी एक मेटल है, Na मिल गया ना। और ये कहाँ है? तो ये सबसे टॉप पर नहीं, सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड टॉप पर आता है। तो ये भी एक हाई रिएक्टिव सीरीज का एलिमेंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो आगे की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद, मतलब समझ में आ रहा होगा और पसंद तो आ ही रहा होगा ये वीडियो। गैंग एज की बात करते हैं। मेरे पास कमेंट पढ़ने का वक्त नहीं है मिस्टर अनिल, इसलिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि बहुत जल्दी होती है यहाँ पर। आपके कमेंट बाद में रीड करके हम आपको आंसर दिए जाते हैं, क्योंकि इस वक्त कम टाइम में हम जितना ज़्यादा कवर कर सके उतना ही बेटर होता है हमारे लिए भी, और आप भी बाद में यही कहते हैं कि सर प्लीज़ थोड़ा सा और कोर्स कवर कीजिए। इसी वजह से हम आपके कमेंट नहीं रीड कर पा रहे हैं। आदिल, आई एम सो सॉरी, आपका कमेंट हमें मिल रहा है लेकिन हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तेज़ी से कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, चलिए गैंगेज की बात करते हैं। कमेंट हम आपके रीड करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप सबके कमेंट रीड किए जाते हैं यहाँ पर बैठकर, बाद में सारे कमेंट्स रीड किए जाते हैं, आप बेफिक्र रहें, और आपको आपका सॉल्यूशन भी मिलता होगा आपके कमेंट के रिप्लाई में, आप देख सकते हैं, आपको सबको मिलता होगा। आइए बात करते हैं गैंगेज की। अब ये गैंगेज क्या होता है? तो ओर्स आर नेचुरली फाउंड मिक्स्ड impurities like soil, sand, etc. called gangage. The gangage
इज रिमूव्ड फ्रॉम द ओर, यानी जो ओर है, खदानों में से जो ओर निकलती है वो ओर पूरी तरीके से इम्प्योर फॉर्म में रहती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, धूल मिट्टी या कंकड़ पत्थर उसमें और भी चिपके रहते हैं। तो उस चीज़ से, उस ओर से, मेन ओर से हमको धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर ये सब हटा करके जो है अलग हम निकालते हैं, तब हमें और मिलता है। लेकिन अगर ये पूरी तरीके से उसमें एक साथ चिपके हुए हैं तो यही क्या है, गैंगेज है। ठीक, समझ में आ रही बात? ये पूरे एक साथ है, कंबाइंड फॉर्म में है, और भी है और अदर इम्प्योरिटीज भी हैं, सॉयल, सैंड और अदर एक्स्ट्रा जो है रबिश थिंग जो बिल्कुल यूजफुल नहीं है, जिनका कोई खास काम नहीं होता है, वो सब एक साथ मिली हैं और उनके साथ और है। तो हम क्या कहते हैं उसे, उसे हम गैंगेज कहते हैं। ओके, नाउ वी शुड टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म विच इज मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी। अब ये मेटलर्जी क्या होता है? स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि ओर से एक एक चरण या चरणबद्ध तरीके से ओर से मेटल को अलग करना क्या कहलाता है? मेटलर्जी कहलाता है। ठीक है, मेटलर्जी। अब मेटलर्जी के जो स्टेप्स होते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है इनरिचमेंट ऑफ ओर को प्राप्त करना, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इनरिच्ड ओर। अब ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इनरिच्ड ओर यानी जो हमने ओर सॉरी जो हमने मेनली ओर मिला है ना हमें, यानी हमने जैसे खदान से कहीं से कुछ निकाला, उसमें धूल मिट्टी थी, उससे हमने मेन ओर को निकाला, मेन ओर से फिर हम मेटल को निकालेंगे। अब वहां से जो मेटल मिला उस मेटल की क्या होगी? रिफाइनिंग होगी, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। सिंपल, समझ में आ रही बात? अच्छा, यही 3 मेन स्टेप होते हैं। अब जरा यहां पर एक चीज देखते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। समझ में आ रही बात? अब इसमें जो पहला पॉइंट है उस पहले पॉइंट को हम देखते हैं, मरकरी फ्रॉम सिनेबर। ठीक, अब उसके लिए हमें यहाँ दिया गया है, यानी मरकरी हम अलग करेंगे सिनेबर से, तो सिनेबर से या कुछ लोग इसको सिनाबर भी कहते हैं, है ना? तो आप देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा, लेकिन सिनेबर क्या होता है? इट इज एन ओर ऑफ मरकरी। ये मरकरी यानी पारा का एक ओर है, अयस्क कहते हैं शायद इसको हिंदी में। किसी ने अभी बीच में कमेंट किया था, बहुत तेजी से ऊपर निकल गया। जी हाँ, शायद इसे अयस्क ही कहते हैं, मिनरल को खनिज कहते हैं और ओर्स को अयस्क कहते हैं शायद, है ना? मैं उसको पढ़ नहीं पाया, नाम क्या था उस बंदे का। खैर, आगे की बात करते हैं। यहाँ जो हमारे पास सिनेबर है या सिनेबार है, तो सिनेबर क्या होता है? मरकरी का ओर होता है। ठीक, अब मरकरी के ओर से हम कैसे निकालते हैं? तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि मरकरी की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए? ऑक्सीजन के साथ। और कैसे कराई जाए? हीटिंग प्रोसेस के थ्रू। तो जब हीटिंग प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या सिंपली ये कह सकते हैं सिनेबार को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है? HgO, यानी ऑक्साइड ऑफ मरकरी। और उसके बाद हमें क्या मिल जाता है? साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। अब क्या करते हैं? अब जो हमें मेन कंटेंट मिला ना, ये जो ऑक्साइड है हमारा मरकरी का, वो है मेन कंटेंट। तो उस मेन कंटेंट को एक बार फिर से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, और अलग जब हमें ये जो मिला है इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर से इसको गर्म कर देते हैं। लेकिन इस बार ऑक्सीजन का प्रेजेंस कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है, और पूरी प्योर फॉर्म में हमें क्या मिल जाती है? यहाँ पर जो लिखा हुआ है। और इसको हम क्या कहते हैं? 4 1 2 1। हिंदी में अगर लाइन खींच दें तो क्या बनेगा? पारा। मरकरी को हिंदी में हम पारा कहते हैं। समझ में आ रही बात? 41 21 है भैया, ये भी कह सकते हैं। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक छोटी सी बात और दी गई है, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड से हम कॉपर कैसे अलग करते हैं? यहाँ पर प्लस है,
अच्छा, जैसे हमने मरकरी को सिनेबर से अलग किया है, वैसे ही कॉपर सल्फाइड से कॉपर को हम अलग करते हैं। इसमें कोई अलग प्रोसेस नहीं है, दोनों जगह हीटिंग ही है। पहले में हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं और दूसरे में ऑक्सीजन के प्रेजेंस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से कह रहा हूँ, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक। अच्छा, अब देखते हैं अगली बात। तो यहाँ नेक्स्ट टर्म क्या है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। यानी एक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी जो आपने देखी अभी, जिसमें ऊपर से नीचे तक के कुछ जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की सक्रियता घटती है या नीचे से ऊपर जाने पर तत्वों की सक्रियता बढ़ती है। वहाँ पर जो बीच में एलिमेंट्स थे, उन कुछ एलिमेंट्स की एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस को देखते हैं। पहला पॉइंट जो दिया गया है उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेटल्स आर इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड ओर्स। ऑक्साइड ओर्स से जो है मेटल अलग करना आसान है। दस सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। यही कारण है कि सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। पहले किस में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं, ऑक्साइड्स में। ठीक है, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मेटल ओर हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर, रोस्टिंग प्रोसेस अपनाया जाता है। और रोस्टिंग प्रोसेस जैसे ही अपनाते हैं, फिर कुछ होता है, क्या होता है, जहां रिएक्शन दी गई है, ZnS प्लस 3O2 गिव्स आउट हीट, और हमें मिल गया ZnO प्लस SO2। और उसके बाद क्या होता है, मेटल और हीटेड स्ट्रांगली, बहुत तगड़े से एकदम बिल्कुल स्ट्रांगली जो है गर्म कर दिया जाता है। और गर्म करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, जो हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है। ठीक है भाई, हम जिस मेटल को ले रहे थे, कौन सा मेटल था, जीएन था, तो ठीक है, जीएन मिल जाता है। अब आगे की बात करते हैं। इससे रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी कुछ क्लासेस प्रीवियस डेज में दे ही दिए हैं। ठीक है, अगर आप को याद हो तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 1-2 महीने पहले मैंने आपको इस पर काफ़ी ब्रीफ तरीके से बताया था। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मुझे पूरी तरीके से याद है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। अब कैसे करते हैं मेटल ऑक्साइड से, जैसे यहाँ पर हमारा एक रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें मेटल ऑक्साइड बना हुआ है। तो कोयले के ज़रिए हम क्या कर देते हैं, मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक, ZnO को हमने कार्बन यानी कोयला की प्रेजेंस में गर्म कर दिया, और गर्म कर दिया तो कार्बन और O रिएक्ट कर गए, CO बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और Zn फ्री हो गया पूरी तरीके से बाहर। समझ में आ रही बात। अच्छा, यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यह बात भी वही है। ऊपर वाले से नीचे वाले को शिफ्ट करा दो तो नीचे वाला बिल्कुल अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यानी ऊपर जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है उसके साथ नीचे वाले ओर को जो है, नीचे जो एलिमेंट हैं उनके ओर को रिएक्ट करा दो। जो भी होगा वो, जो लो रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, अब ज़रा आगे देखते हैं। एक पॉइंट जो दिया है उस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं। इन एबव रिएक्शन molten iron is formed and is used to join railway track, this called thermit reaction। भैया, रेल की पटरी अगर जोड़ते हुए देखे हो तो देख लेना। ठीक, रेल की पटरी इसी की वजह से जोड़ी जाती है, इसी रिएक्शन की वजह से। ठीक, एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में इन भाई साहब को गर्म कर दिया जाता है, तो ये जो है अलग होते हैं। और ये अलग होता है तो क्या होता है, ये बाहर कर दिया जाता है, हीट निकलती, हीट की वजह से ये क्या हो जाते हैं, मॉल्टन स्टेट में। और जब मॉल्टन स्टेट में अलग होते हैं तो इनको नीचे गिरा दिया जाता है उसी पटरी पर। ठीक, जिस पटरी पर क्रैक आया है या ब्रेक आया है, अलग हो गई हैं और उनको जोड़ना है। और जब गिराया जाता है, गर्म कर दिया जाता है एकदम बढ़िया सा, है ना, तो तेज़ चिंगारी के साथ एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। और अगर रेलवे के एम्प्लॉयज़ ने ज़्यादा सावधानी नहीं बरती तो कभी कभी वो नुकसान भी उठाते हैं। और अगर दे आर केयरफुल देन कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा,
अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए इन चीज़ों को यहीं पर थोड़ा सा रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे, और अगर मान लिया कोई भी छोटी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स। आपके लिए हमेशा कमेंट्स बॉक्स जो है वो ओपन है, सभी के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं ऐप के थ्रू भी, वीडियोस के थ्रू यानी यूट्यूब के थ्रू भी, और अगर ऑफलाइन में मिलते हैं तो ऑफलाइन में तो हम आपसे इंटरेक्शन करते ही करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट फॉर फर्दर थिंग्स फॉर नेक्स्ट डे, इन द सेंस ऑफ नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।